हेलो एवरीवन, तो आपको फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं कृषि पर्यवेक्षक पेपर 2015 मतलब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में आपसे जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे उन सभी को यहाँ पर 1 से 60 तक हम बारीकी से सॉल्व करेंगे। इसलिए याद रखिएगा आपको एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर एक बार ज़रूर देख लेना है, जिससे कि आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछे जाते हैं। ओके, तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपके जितने भी ओल्ड पेपर है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, एग्रीकल्चर और राजस्थान जीके की क्लास भी इसी चैनल पर आपकी ऑर्गेनाइज की जाएगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि जब भी हमारी कोई क्लास लगेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहेगा। ओके, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम बात करेंगे कि कम क्षेत्रफल में चावल की नर्सरी तैयार करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी होती है। अब यहाँ पर डायरेक्ट आंसर के बारे में बात करेंगे, आप साथ साथ कमेंट कर सकते हो कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि कम क्षेत्रफल में चावल की नर्सरी तैयार करने की उपयुक्त विधि कौन सी होती है। ठीक है, क्या आपको ध्यान रखना है कि कम क्षेत्रफल, तो वो कौन सी विधि होती है, याद रखिएगा वो होती है डेपोक विधि। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा डेपोक विधि में केवल 25 से 30 वर्ग मीटर में हम क्या कर सकते हैं, 1 हेक्टेयर के लिए हम पौध तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ सेकंड पॉइंट यहाँ पर बनता है कि डेपोक विधि में जो पौध तैयार होती है तो इसमें कितना समय लगता है। तो याद रखिएगा इसमें मात्र 11 से 13 दिन के समय में क्या हो जाती है, हमारी पौध तैयार हो जाती है। पौध तैयार का मतलब होता है, याद रखिएगा नर्सरी में जब हम पौध लगाते हैं तो ये खेत में ट्रांसफ़र करने के लिए क्या हो जाती है, उपयुक्त हो जाती है। कितने दिन में? मात्र 11 से 13 दिन में उपयुक्त हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया था शुगर केन में प्रयुक्त शुगर शब्द, शुगर केन में प्रयुक्त शुगर शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है। तो याद रखिएगा ये लिया गया था संस्कृत भाषा के शब्द से। शुगर जो वर्ड लिया गया है ये किस भाषा के शब्द से लिया गया है, ये लिया गया है संस्कृत भाषा के शब्द से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि पूसा जॉइंट किस फसल की महत्वपूर्ण किस्म होती है। तो याद रखिएगा कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है पूसा जॉइंट तो ये किसकी वैरायटी होती है, ये होती है बरसीम की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि जैविक मृदा में जैविक पदार्थों की मात्रा कितनी होती है। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या था, याद रखिएगा 20% से अधिक, दूसरे में है 10 से 20%, तीसरे में पूछा गया है 5 से 10% और चौथे में पूछा गया है 5% से कम। तो अब याद रखिए यहाँ पर जो एक चिन्ह दिखाई दे रहा है ये वाला, और एक चिन्ह यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये वाला, तो इसका मतलब होता है मान लीजिए यहाँ पर ऐसे करके आपको 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर ऐसे करके आपको 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो ऊपर वाले का जो मतलब होता है ये होता है 5% से अधिक, मतलब ये क्या दर्शाता है, अधिक को दर्शाता है, मतलब 5 से अधिक होना चाहिए। और ये जो साइन होता है ये क्या दर्शाता है, 5% से कम, मतलब ये कम को दर्शाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो तीर होती है ये दोनों ये क्या दर्शाती है, ये कम और ये ज़्यादा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं याद रखिएगा जैविक मृदा में जैविक पदार्थों की मात्रा, तो वो कितनी होती है, 20% से ज़्यादा होती है। कितनी होती है, 20% से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा ये स्थित होती है गाजियाबाद में। कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान ये स्थित है गाजियाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चूहा नियंत्रण के लिए 1 किलोग्राम विष चूहा बनाने के लिए जिंक फॉस्फेट की कितनी मात्रा आवश्यक होती है। चूहा नियंत्रण के लिए 1 किलोग्राम विष चूहा बनाने के लिए जिंक फॉस्फेट की कितनी मात्रा आवश्यक होती है, तो होती है याद रखिएगा केवल और केवल 20 ग्राम, जिसके बारे में हम कल ही आपको बताया था कि अगर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है याद रखिएगा कि चूहा नियंत्रण किससे किया जाता है, किस रसायन से किया जाता है, तब तो आपको क्या बताना है, याद रखिएगा जिंक फॉस्फेट से किया जाता है। किससे किया जाता है, याद रखिएगा चूहों का नियंत्रण ये किया जाता है जिंक फॉस्फेट के द्वारा। और अगर आपसे पूछता है कि क्या मात्रा रखी जाती है, तब आपको क्या बताना है, याद रखिएगा केवल और केवल 20 ग्राम रखी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए ज्वार की उपयुक्त किस्म कौन सी है। क्या पूछा गया है, ज्वार की उपयुक्त किस्म कौन सी होती है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्लियर करेंगे, तो याद रखिएगा ये होती है SPV 17। कौन सी होती है, SPV 17 होती है।
ओके, नेक्स्ट के बारे में हम जानेंगे। अब यहाँ पर याद रखिएगा ओल्ड डाटा है, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हो क्योंकि इतना ओल्ड डाटा आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। ठीक है, बेशक आपसे 2009 का मतलब 2019 का पूछा जा सकता है, लेकिन इतना पुराना आपसे डाटा पूछा नहीं जाता है, इसलिए आप डाटा से संबंधित क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे कि जैव उर्वरक मानकों के अनुसार राइजोबियम जैव उर्वरक में बैक्टीरिया की CFU की संख्या प्रति ग्राम वाहक सामग्री में कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा ये होनी चाहिए 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ CFU प्रति ग्राम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि नासी जीवों द्वारा होने वाले सकल फसल नुकसान में सबसे ज़्यादा किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि नासी जीवों द्वारा, याद रखिएगा फसल नुकसान, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि आप जो फसल उगाते हो उसमें जितना भी जो लॉस होता है, जितनी भी जो हानि होती है, इनमें सबसे ज़्यादा किसके द्वारा होती है? क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि जो सबसे ज़्यादा हानि होती है किसके द्वारा होती है? तो याद रखिएगा ये होती है जीवाणु के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है सबसे ज़्यादा हानि? ये होती है जीवाणु के द्वारा होती है। ओके, अब यहाँ पर याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि चने का उत्पत्ति स्थान क्या होता है? तो याद रखिएगा चने का उत्पत्ति स्थान क्या होता है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया होता है। याद रखिएगा कि चने का उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन प्लेस या फिर नेटिव प्लेस किसमें माना गया है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया को माना गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि सामान्यतः माइक्रो जल ग्रहण का क्षेत्रफल कितना होता है? याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि माइक्रो जल ग्रहण का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है। इससे पहले याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप 5 टर्म को याद रखिए। सबसे पहला होता है मिनी, उसके बाद में आता है माइक्रो, उसके बाद में आता है मिली, उसके बाद में आता है सब मैक्रो और उसके बाद में आता है मैक्रो। ठीक है, ये 5 पॉइंट आते हैं। अब 5 पॉइंट ये कैसे हैं? याद रखिएगा क्षेत्रफल से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है तो आपको ये 5 पॉइंट याद रखने होंगे, जिसमें अगर आपसे पूछता है मिनी जल ग्रहण का क्षेत्रफल कितना होता है, तब तो आपको क्या बताना है? याद रखिएगा 10 से 100 होता है। केवल आपको यहाँ पर याद रखना है, याद रखिएगा मिनी का, तो मिनी का कितना होता है? 10 से 100 हेक्टेयर होता है। अगर आपसे पूछता है माइक्रो, तो माइक्रो का कितना होता है? अगर आपसे पूछता है माइक्रो, तो माइक्रो का कितना होता है? याद रखिएगा 100 से 1000 हेक्टेयर होता है। अगर आपसे पूछता है मिली, तो मिली का कितना होता है? यह होता है 1000 से 10,000 हेक्टेयर होता है। अगर आपसे पूछता है सब मैक्रो, तो सब मैक्रो का कितना होता है? 10,000 से 50,000 हेक्टेयर होता है। अगर आपसे पूछता है मैक्रो, तो मैक्रो का कितना होता है? 50,000 से 2 लाख हेक्टेयर होता है। ठीक है, सभी के पॉइंट आपको यहाँ पर याद हो चुके हैं केवल एक ट्रिक के माध्यम से, तो आप इसे नोट कर सकते हो क्योंकि इनमें से आपको कोई सा भी जल ग्रहण क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। इससे पहले यार इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? अभी तो आपको बताया कौन सा है, याद रखिएगा माइक्रो का, ये होता है 4th ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो जिसमें आपसे पूछा गया है कि मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या का सही क्रम क्या है? अब आप अगर कल की क्लास आपने ध्यान से ली होगी तो उसमें आपको बताया गया था कि अगर आपसे पूछा था, याद रखिएगा मृदा में जो सूक्ष्म जीवों की संख्या, तो ये सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा होती है बैक्टीरिया की होती है। सबसे ज़्यादा किसकी होती है? बैक्टीरिया की होती है। उससे कम किसकी होती है? एक्टिनोमाइसिटीज, उससे कम फफूंद और उससे कम याद रखिएगा जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सब। दोबारा से देख लीजिए, अगर आपसे पूछता है कि मृदा में सबसे ज़्यादा कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाता है, तो आपको क्या बताना है? बैक्टीरिया पाया जाता है, और बैक्टीरिया से कम एक्टिनोमाइसिटीज, उससे कम फफूंद और बाकी सब अन्य। ठीक है, याद रख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है परीक्षण के लिए मृदा नमूने में मृदा कणों का आकार कितना होना चाहिए? परीक्षण के लिए मृदा नमूने में मृदा कणों का आकार क्या होना चाहिए? तो याद रखिएगा ये होना चाहिए 0.02 मिलीमीटर से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0.2 मिलीमीटर से कम होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तब आपको क्या राइट आंसर देना है?
क्या याद आ जाना चाहिए डायरेक्ट कि केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान ये स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे कि कपास में बोलवर्म नियंत्रण के लिए फेरामेन ट्रैप बीज अंकुरण के कितने दिन बाद में प्रयोग करना चाहिए? क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन में, याद रखिएगा कि कपास में जो बोलवर्म का नियंत्रण कैसा है, इसके लिए जो फेरामेन ट्रैप का हम यूज करते हैं ये हम कब प्रयोग करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हो कि 75 दिन बाद, 21 दिन बाद, 55 दिन बाद या फिर 90 दिन बाद। तो याद रखिएगा कि जो बोलवर्म का नियंत्रण कैसा है, इसके लिए जो हम लाइट ट्रैप का हम यूज करते हैं, प्रकाश पास या फिर जो फेरामेन ट्रैप का हम यूज करते हैं, ये कितने दिन बाद में हम करते हैं? ये करते हैं, याद रखिएगा 21 दिन बाद में करते हैं। कितने दिन बाद में करते हैं? 21 दिन बाद में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है 1 किलो सोयाबीन से कितना सोया दूध तैयार किया जा सकता है? 1 किलो सोयाबीन से कितना सोया दूध तैयार किया जा सकता है? तो याद रखिएगा इससे प्राप्त किया जाता है 6 से 8 किलोग्राम। कितना प्राप्त किया जाता है सोया दूध? ये प्राप्त किया जाता है 6 से 8 किलोग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डाटा। तो डाटा यहाँ पर भी याद रखिएगा 2011 से 12 का पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को भी हम छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ओल्ड डाटा है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कृषि सस्य जलवायु क्षेत्र में पौधवती काल की उपयुक्त गणना के लिए वर्षा तथा अधिकतम वाष्पोत्सर्जन के अलावा अन्य मुख्य कारक क्या होता है? तो याद रखिएगा वो क्या होता है? ये होता है मृदा में नमी भंडारण क्षमता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे कि मृदा में केशिकीय जल किस वायुदाब पर होता है? याद रखिएगा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि मृदा में जो केशिकीय जल होता है ये किस वायुदाब पर होता है? तो याद रखिएगा ये होता है 0.33 से 31 एटमॉस्फेयर के मध्य होता है। और केशिकीय जल कौन सा होता है? जो कि पौधों को प्राप्त होता है। सबसे पहला क्वेश्चन कि पौधों को कौन सा जल प्राप्त होता है, तो आप क्या बताओगे? केशिकीय जल प्राप्त होता है। सेकंड क्वेश्चन कि किस वायुमंडलीय परास पर पाया जाता है? ये पाया जाता है 0.33 से 31 एटमॉस्फेयर के मध्य पाया जाता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन से याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आम की बीज रहित किस्म कौन सी होती है? तो आम की बीज रहित किस्म होती है, याद रखिएगा सिंधु। और सिंधु को किससे प्राप्त किया गया था? रत्ना इंटू अल्फांसो के क्रॉस से सिंधु को प्राप्त किया गया था। अब वो कैसे? आप यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक देख ही सकते हो, RAS। कैसे याद रखोगे? RAS मतलब रत्ना इंटू अल्फांसो के क्रॉस से सिंधु को प्राप्त किया गया था। और ये सिंधु क्या होती है? बीज रहित किस्म होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो जिसमें आपसे पूछा गया है कि नींबू में सिट्रस कैंकर रोग का कारण क्या होता है? तो याद रखिएगा सिट्रस कैंकर रोग का कारण तो ये होता है ज़ैंथोमोनास सिट्राई नामक जीवाणु होता है। याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है कि नींबू में सिट्रस कैंकर रोग का कारण क्या होता है, तब आपको क्या बताना है? ज़ैंथोमोनास सिट्राई नामक बैक्टीरिया होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है फल मक्खी किसका प्रमुख हानिकारक कीट होता है? क्या पूछा गया है? याद रखिएगा फल मक्खी मतलब फ्रूट फ्लाई। अब फ्रूट फ्लाई किसका होता है? याद रखिएगा फ्रूट फ्लाई ये सबसे ज़्यादा जो डैमेज करता है, सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है, ये किस फसल को पहुंचाता है? ये पहुंचाता है बेर फसल को पहुंचाता है। किसको पहुंचाता है? बेर फसल को पहुंचाता है। इसलिए फल मक्खी किसका प्रमुख हानिकारक कीट हुआ? बेर का हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि अनार की फरवरी से मार्च के पुष्पन को क्या कहा जाता है? अनार में जो फरवरी से मार्च के मध्य जो पुष्पन आता है इसे क्या बोला जाता है? याद रखिएगा इसे बोला जाता है अम्बे बहार। अब आपने तीनों बहार तो पढ़ी होगी, तो याद रखिएगा इन तीनों बहारों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मर्ग बहार हुआ, हस्त बहार हुआ, अम्बे बहार हुआ। इन तीनों से ही आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। इसलिए इन तीनों को आपको याद रखना है कि इनमें कब तो पुष्पन होता है और इनमें कब फलन होता है। तीनों को स्पेशली आपको याद रखना है कि मृग बहार, हस्त बहार और अम्बे बहार में पुष्पन तो कब होता है और इसमें फलन कब होता है। ठीक है, याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बागवानी के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया था? और ये क्वेश्चन आपको सुबह भी बताया गया था कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी, याद रखिएगा 2005 से 6 के मध्य। तो राइट आंसर क्या हुआ? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। NHM मतलब नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की जो शुरुआत की गई थी, ये की गई थी, याद रखिएगा 2005 से 6 के मध्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कैंडी में शक्कर की मात्रा कितनी होती है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो कैंडी सबसे बेस्ट किसकी बनती है, सबसे अच्छी किसकी बनती है। तब तो आपको क्या बताना है, बेर की कैंडी सबसे अच्छी बनती है। किसकी बनती है सबसे अच्छी, बेर की कैंडी सबसे अच्छी बनती है। और सेकेंड क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको क्या याद रखना है, याद रखिएगा कि जो इसमें शक्कर की मात्रा होती है ये होती है 65% होती है। कितनी होती है, 65% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे जो कि एक काफ़ी भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हिसार ललित किसकी किस्में होती है। याद रखिएगा, हिसार ललित किसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी होती है, तो ये होती है टमाटर की होती है। किसकी होती है, टमाटर की मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो जिसमें आपसे पूछा है राजस्थान में अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थित है। राजस्थान में अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है, याद रखिएगा, डिंडौल जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, डिंडौल जयपुर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा है गाजर की एशियाई किस्मों में अधिक पाया जाता है। क्या पूछा गया, याद रखिएगा, जो एशियाई जो वेराइटीज होती है इनमें कौन सा पिगमेंट मतलब कौन सा वर्णक सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछता है गाजर की जो एशियाई किस्में हैं इनमें कौन सा वर्णक तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, याद रखिए एंथोसाइनिन नामक जो वर्णक होता है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, याद रखिएगा एंथोसाइनिन जो वर्णक होता है ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, गाजर की एशियाई किस्मों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है पूसा यमदाग्नि किसकी किस्म होती है। तो याद रखिएगा पूसा यमदाग्नि किसकी होती है, ये होती है गाजर की वेराइटी होती है, किस्म होती है। किसकी होती है, पूसा यमदाग्नि, ये होती है गाजर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अवलेह में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी होती है। तो याद रखिए इस क्वेश्चन को भी आपको सुबह ही बताया गया था कि अवलेह में TSS मतलब टोटल सोल्यूबल सॉलिड कितना होता है, ये होता है 65% होता है। TSS कितना होता है अवलेह में, टोटल सोल्यूबल सॉलिड, ये होता है, याद रखिएगा 65% होता है, 65% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे कि लौकी में नर फूलों के अधिक उद्भव का कारण क्या होता है। मतलब अगर मान लीजिए नर पुष्प अगर ज़्यादा आ जाते हैं लेकिन क्यों, इसका रीज़न क्या होता है। तो याद रखिएगा जो नर पुष्प है इनकी संख्या कब बढ़ जाती है, जब एक तो अधिक तापमान होता है मतलब उच्च तापक्रम होता है, और एक जब हम अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग कर देते हैं तब क्या होता है, याद रखिएगा लौकी में नर फूलों की संख्या बढ़ जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा अधिक नाइट्रोजन और अधिक तापमान के कारण क्या होता है, नर पुष्पों की संख्या बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पौधशाला में मिट्टी शोधन के लिए सबसे उपयोगी रसायन कौन सा है। क्या पूछा गया है, याद रखिएगा क्वेश्चन में कि पौधशाला में मिट्टी शोधन करने के लिए हमें क्या आवश्यक होता है। तो याद रखिएगा वो होता है फॉर्मेल्डिहाइड होता है। कौन सा होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से विजातीय चुनिए, तो इनमें से अलग को चुनिए। विजातीय मतलब इनमें से अलग को चुनिए जो कि इन तीनों से अलग है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आप एक बार सभी ऑप्शंस को देख लीजिए कि फजली, केसर, दशहरी, फजली, केसर और दशहरी और हलावी। तो याद रखिए इनमें आपको डिफरेंस मिल रहा है केवल हलावी। क्यों, अब याद रखिएगा यहाँ पर जो केसर है, फजली है और दशहरी है, ये तीनों ही किसकी ब्रीड होती है, सॉरी किसकी नस्ल होती है सॉरी यार वेराइटी किसकी होती है ना, क्योंकि फसलों की तो वेराइटी होती है और पशुओं की ब्रीड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा फजली हुई, केसर हुई और दशहरी हुई, ये सभी वेराइटी किसकी होती है, ये होती है आम की वेराइटी होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हलावी, तो हलावी किसकी वेराइटी होती है, ये होती है, याद रखिएगा खजूर की वेराइटी होती है, मतलब सबसे अलग है। तो राइट आंसर क्या हुआ, खजूर की जो वेराइटी है यही होगा। क्यों, क्योंकि इन तीनों ऑप्शंस के अलावा कौन सी है, हलावी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आम की किस किस्म में उत्तक सह विकृति अधिक पाई जाती है। मतलब याद रखिए स्पंजी टिश्यू जो एक रोग होता है, ये सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है किस वेराइटी में देखने को मिलती है आम की, वो आपको बताना है। दोबारा से क्वेश्चन को देख लीजिए कि आम की ऐसी कौन सी वेराइटी है जिसमें स्पंजी टिश्यू उत्तक सह विकृति सबसे अधिक होती है। तो ये होती है, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा अल्फांजो में होती है। किस में होती है, अल्फांजो में होती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो जिसमें आपसे पूछा गया है कि फल वृक्षों को लगाने की षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा ये कितने लगाए जा सकते हैं, ये लगाए जा सकते हैं 15% अधिक पौधे। दोबारा से देख लीजिए कि अगर आपसे पूछते हैं वर्गाकार विधि की तुलना में षटभुजाकार जो मेथड होता है, विधि होती है, इसमें कितने % अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं, तो 15% अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। ठीक है, इसकी तुलना में षटभुजाकार में कितने 15% अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा है खजूर की देर से पकने वाली किस्म कौन सी होती है। तो याद रखिएगा वो होती है मेडजूल होती है। खजूर की लेट वेराइटी कौन सी होती है, मेडजूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है फूल गोभी में भूरी गलन व्याधि किस तत्व की कमी के कारण होती है। अब यहाँ पर याद रखिएगा क्या आपसे पूछा गया है भूरी गलन रोग। भूरी गलन मतलब ब्राउनिंग, और ब्राउनिंग किससे होती है, ये तो आपको कई बार बताया भी गया है कि ब्राउनिंग किससे होती है, बोरोन तत्व की कमी से होती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, फूल गोभी में जो ब्राउनिंग होती है ये किस तत्व की कमी से होती है, ये होती है बोरोन तत्व की कमी से होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हुआ, तो ये स्थित होती है, याद रखिएगा गुड़गांव हरियाणा में स्थित होती है। याद रखिएगा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, ये कहाँ पर स्थित है, गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि राजस्थान में सोनामुखी या सनाई की खेती प्रमुख क्षेत्र है। मतलब सनाई का या सोनामुखी का सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है राजस्थान में वो कहाँ पर लिया जाता है, या फिर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ पर है। तो याद रखिएगा सोना या फिर सनाईमुखी, तो इसका सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है राजस्थान में वो कहाँ पर है, जोधपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भेड़ के मांस को क्या कहते हैं। भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है, तो ये आपको स्पेशली हमने बताया था कि याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है भेड़, तो भेड़ का तो क्या कहलाता है, मटन कहलाता है। भेड़ का क्या कहलाता है, याद रखिएगा मटन कहलाता है। भैंस का क्या कहलाता है, भैंस का मांस बफन कहलाता है। अगर आपसे पूछता है बीफ, तो बीफ किसका होता है, गाय का मांस क्या कहलाता है, बीफ कहलाता है। और चिकन किसका होता है, ये तो आप सभी जानते हैं, मुर्गी के मांस को बीफ का चिकन कहा जाता है। दोबारा से देख लीजिए कि मटन कहा जाता है, याद रखिएगा भेड़ के मांस को। बफन किसे बोला जाता है, बफन बोला जाता है भैंस के मांस को। बीफ किसे बोला जाता है, बीफ बोला जाता है गाय के मांस को। और चिकन किसे बोला जाता है, चिकन बोला जाता है मुर्गी के मांस को बोला जाता है। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो। इससे पहले यार वीडियो अगर पसंद आ रही है और अगर यहाँ पर आ ही चुके हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ पर नई नई वीडियोस आएंगी वो आपको तभी प्राप्त होगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और पास के बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि टैटूइंग क्या है। अब यहाँ पर आपको बताया भी गया था सुबह अच्छे से कि एक होता है टैटूइंग, एक होता है कान नोचना। कान नोचना किसमें किया जाता है, मतलब कान काटना। कान किसमें काट दिए जाते हैं, स्वर में काट दिए जाते हैं। पेंट करना, पेंट किसमें किया जाता है, ये किया जाता है याद रखिएगा भेड़ों में। और ये सभी जो विधि होती है ये किसकी होती है, ये होती है याद रखिएगा पशुओं को पहचान करने की विधि होती है। ठीक है, तो टैटूइंग क्या होती है, याद रखिएगा एक तरीका पशुओं को पहचान करने का, पशुओं की पहचान करने का टैटूइंग क्या होता है, एक प्रकार का विधि होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्ल कौन सी होती है, तो होती है थार पारकर होती है। कौन सी होती है, थार पारकर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि भैंस की सूरती नस्ल का मूल स्थान क्या होता है। तो याद रखिएगा भैंस की जो सूरती नस्ल है इसका ओरिजिन प्लेस है, ये किसे माना गया है, तो इसका ओरिजिन प्लेस इसके नाम में ही छिपा हुआ है। आपको बस याद नहीं करना है, बस यहाँ पर ये याद रखना है कि सूरत कहाँ पर स्थित है। सूरत मतलब सूरती मतलब सूरत, सूरत मतलब गुजरात। सूरत कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा गुजरात में स्थित है। याद रखिएगा
सूरती नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? आपको बस ये याद रखना है कि सूरती मतलब सूरत, और सूरत कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो आपका राइट आंसर यही तो है कि गुजरात इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे कि इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो कि विषाणु जनित रोग नहीं है। मतलब बाकी सारे, मतलब 3 ऑप्शन तो क्या होते हैं? विषाणु जनित होते हैं, और एक ऑप्शन ऐसा कौन सा है जो कि विषाणु के द्वारा नहीं होता है, वायरस के द्वारा नहीं होता है, इसको आपको पहचाना है। तो आप सभी ऑप्शंस को यहाँ पर देख सकते हो। हम डायरेक्ट क्लियर करेंगे कि अतिसार ऐसा रोग है जो कि याद रखिएगा विषाणु के द्वारा नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा है रानीखेत रोग किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा रानीखेत जो रोग है ये किससे संबंधित है? ये होता है कुक्कुट से संबंधित होता है। कुक्कुट या मुर्गियों से संबंधित होता है। कुक्कुट या मुर्गियों से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। इसमें आपसे पूछा है कृमिहर दवाओं के रूप में निम्नलिखित दवाओं में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? याद रखिएगा ये क्या जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे जो कि काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सवाई चाल व तेज दौड़ने वाले बैल होते हैं तो ये किसके होते हैं? याद रखिएगा ये होते हैं नागौरी नस्ल के होते हैं। सवाई चाल और तेज दौड़ने वाले जो बैल होते हैं ये किसके होते हैं? ये होते हैं याद रखिएगा नागौरी नस्ल के होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे कि मादा पशुओं का गर्भधारण का उत्तम समय क्या रहता है। तो याद रखिएगा जो गर्भधारण का मतलब गर्भावस्था होने का सबसे उचित समय किसे माना गया है? तो माना गया है याद रखिएगा कि जब उनके हीट पीरियड आ जाते हैं, पशुओं में जब हीट पीरियड आ जाता है तो इस हीट पीरियड के 12 से 18 घंटे तक का जो मध्यकाल होता है, 12 से 18 घंटे का जो मध्यकाल होता है, इसमें याद रखिएगा सबसे ज़्यादा चांस होते हैं प्रेगनेंसी के। ठीक है, इसलिए आप याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सबसे ज़्यादा जो चांस होते हैं, संभावना होती है, ये किस टाइम रहती है? तो ये रहती है याद रखिएगा हीट में आने के 12 से 18 घंटे का जो बीच का समय होता है, ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना गया है। ठीक है, याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे कि सर्वप्रथम नवजात बछड़ों या बछड़ियों को क्या पिलाया जाता है। तो याद रखिएगा ये पिलाया जाता है खीस पिलाया जाता है। सर्वप्रथम नवजात बछड़ों या बछड़ियों को क्या पिलाया जाता है? खीस पिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा नवजात बछड़ों और बछड़ियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए। क्यों? क्योंकि इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि गाय, भेड़, बकरी में इंसाइजर दांत कहाँ पर होते हैं। गाय, भेड़, बकरी में जो कृंतक दांत होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये केवल याद रखिएगा नीचे के जबड़े में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं कृंतक दांत? केवल और केवल नीचे के जबड़ों में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है गाय के दूध में वसा का कितना % होता है। तो याद रखिएगा ये होता है 4 से 5%। याद रखिएगा कि गाय के दूध में वसा की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? ये पाई जाती है 4 से 5% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि मेरिनो विदेशी नस्ल की जो भेड़ है ये किस देश की है। मतलब इसका जो उत्पत्ति स्थान है ये किस देश को माना गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछते हैं मेरिनो, तो मेरिनो का जो उत्पत्ति स्थान है वो किसे माना गया है? वो माना गया है स्पेन को माना गया है। किसे माना गया है उत्पत्ति स्थान मेरिनो का? ये माना गया है स्पेन को माना गया है। याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अभी आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे कि हमारे देश में पशु प्राय किन कारणों से मरते हैं। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा पशु तो मरते हैं, लेकिन ये तो आप सभी को पता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि क्यों मरते हैं, इनका कारण क्या होता है? तो उसी के बारे में यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा कि जो पशु सबसे ज़्यादा मरते हैं इनका कारण क्या होता है। सभी ऑप्शंस को एक बार सही से देख लीजिए क्योंकि ये सभी कारण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? असंतुलित व अल्पाहार, दूसरा कारण होता है दवा व चिकित्सा के अभाव से, तीसरा होता है परजीवी के प्रकोप से। मतलब याद रखिएगा पशु सबसे ज़्यादा क्यों मरते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर असंतुलित व अल्प आहार दिया जाता है पशुओं को। सेकंड, उनको दवा और चिकित्सा का अभाव है, मतलब उनका कोई ना कोई इलाज नहीं किया जाता है, या फिर प्रकोप मतलब परजीवियों का प्रकोप से, या फिर किसी भी प्रकार की जो डिजीज है या फिर परजीवी है ये क्या करते हैं उनको मार देते हैं। ठीक है, ये कारण होते हैं मुख्यतः सबसे ज़्यादा पशु मरने के। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि काफ़ी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ट्रोकार कैनुला किस रोग से संबंधित है। तो याद रखिएगा ट्रोकार कैनुला ये किस रोग से संबंधित है, ये रोग से संबंधित होता है टिम्पेनाइटिस या आफरा से संबंधित होता है। ट्रोकार कैनुला किस रोग से संबंधित है, याद रखिएगा ये स्थित होता है, मतलब ये संबंधित होता है टिम्पेनाइटिस जिसे आफरा भी बोला जाता है, इससे होता है। अब आफरा क्यों होता है, सेकंड क्वेश्चन में हम ये जानेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया आफरा एक रोग है जीवाणु जनित, विषाणु जनित, फफूंद जनित या फिर आहार जनित। तो याद रखिएगा जो आफरा रोग होता है, अभी हमने क्या जाना कि याद रखिएगा ट्रोकार कैनुला किससे संबंधित है, आफरा से संबंधित है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आफरा क्यों होता है, इसका कारण क्या होता है। तो याद रखिएगा आफरा होने का जो कारण होता है ये होता है हल्का या फिर हरा चारा को सबसे ज़्यादा अगर पशु खा जाते हैं, हल्का या फिर जो हरा चारा है इसे अगर अधिक मात्रा में पशु खा जाते हैं तो इससे क्या होता है, उनके पेट में क्या होती है, हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है, हल्के से फूल जाता है। तो इसी को बोला जाता है आफरा आना। मतलब ये किससे संबंधित है, याद रखिएगा आहार जनित एक रोग होता है। आफरा क्या होता है, आहार जनित एक रोग होता है। क्यों, क्योंकि इसमें याद रखिएगा अगर पशु हरा चारा अधिक मात्रा में खा जाता है तो उससे क्या होता है, उसके पेट पर हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है या फिर हल्का सा फूल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि फाउल पॉक्स किससे होता है। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है जो कुक्कुट पॉक्स जो रोग होता है ये किसके कारण होता है, तो ये होता है वायरस के कारण होता है, विषाणु जनित रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी भैंस की नस्ल है जिसके सींग छोटे और जलेबी के आकार के होते हैं। ऐसी कौन सी नस्ल है भैंस की जिसके सींग छोटे और जलेबी के आकार के होते हैं। तो ये तो क्वेश्चन आपको सुबह ही बताया गया था, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत आने ही वाली नहीं है। तो याद रखिएगा ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके सींग जलेबी के आकार के होते हैं, तो वो होती है याद रखिएगा मुर्रा होती है। कौन सी होती है, मुर्रा नस्ल होती है जिसके सींग क्या होते हैं, जलेबी के आकार के होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि पशुओं को आंतरिक परजीवी मारने के लिए कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए। मतलब वर्ष में एक बार, प्रत्येक महीने में, वर्ष में 2 बार या फिर साल में 2 बार या फिर 2 वर्ष में 1 बार। आपको क्या लगता है कि जो हम परजीवी मारते हैं, आंतरिक परजीवी, इनको मारने के लिए जो दवा हम पिलाते हैं पशुओं को, ये कितने साल या फिर कितने टाइम में उनको पिलानी चाहिए। तो याद रखिएगा ये पिलानी चाहिए 1 साल में कम से कम 2 बार। कितनी पिलानी चाहिए, याद रखिएगा कि आंतरिक परजीवी अगर आपको मारनी है वास्तव में तो आप क्या करोगे, वर्ष में 2 बार तो केवल याद रखिएगा आपको कृमिनाशक दवा पिलानी है पशुओं को। ठीक है, इससे कम ना इससे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो ये तो आप सभी को पता है, दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, वो होती है याद रखिएगा पूर्ण हस्त विधि होती है। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा इसमें ना तो पशुओं को दर्द होता है जिससे क्या होता है वो आसानी से दूध निकालने देते हैं, दूसरा इसमें याद रखिएगा पशुओं को कोई सा भी रोग होने का खतरा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसमें हम पूर्ण हस्त का मतलब पूरी हथेली और गुट्ठे का हम इस्तेमाल करते हैं जिससे क्या होता है रोग होने के खतरा कम रहता है। ठीक है, बाकी देखे जाए तो जैसे कि चुटकी हुआ, अंगूठा विधि होता है, उसमें क्या होता है जो थन होते हैं एक साइड से दब जाते हैं और उन पर रोग होने का खतरा मंडराता रहता है। इसलिए सभी मेथड की तुलना में पूर्ण हस्त विधि को सबसे अच्छा मेथड माना गया है। ओके, तो आज की कैसे लगी आपको क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय बाय, टेक केयर।